हेलो स्टूडेंट, जीके बाई देवेंद्र सर की क्लास में आपका स्वागत है। अब तक हमने सिंधु सभ्यता के बारे में अध्ययन किया और आज अपना टॉपिक सिंधु सभ्यता के अगले क्रम में हम वैदिक सभ्यता की बात करते हैं। वैदिक सभ्यता जो है, इसको जनरली वैदिक सभ्यता और वैदिक संस्कृति भी लिखा जा सकता है। जहां सभ्यता की बात करते हैं तो सभ्यता जो है मानव का बाहरी विकास या भौतिक विकास को कहा जा सकता है। खासकर जब हम देखते हैं कि मानव ने आग के आविष्कार से, पहिए के आविष्कार से लेकर वायुयान तक का जो आविष्कार किया है उसको हम सभ्यता का पार्ट मानते हैं। और संस्कृति जो है वो उसका आंतरिक विकास है, आध्यात्मिक विकास है। अर्थात मानव ने अपने चिंतन, अपने दर्शन, अपने धर्म, अपने रहन सहन, खान पान, भाषा इत्यादि के आधार पर जो विकास किया है उसको संस्कृति कहा जा सकता है। तो हम वैदिक संस्कृति की बात करते हैं तो वैदिक जो संस्कृति है उसमें मूलतः जो वैदिक शब्द है ये वेद से बना है। अर्थात जो 4 वेद है उसी पर निर्भर संस्कृति है। वेदों में हमें जो आर्यों के बारे में जानकारी मिल रही है उसको हम वैदिक संस्कृति कह रहे हैं। वेद की जानकारी हम बाद में लेते हैं। वैदिक संस्कृति जो है उसके सामान्यतः 2 भाग आते हैं, 2 पार्ट करते हैं। वैदिक संस्कृति को 2 पार्ट में अध्ययन करेंगे। पहला जो पार्ट है उसको हम ऋग्वैदिक संस्कृति कह देते हैं और जो दूसरा पार्ट है उसको सामान्यतः उत्तर वैदिक संस्कृति कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि जो 4 वेद है उन चारों वेदों में पहला वेद ऋग्वेद है। इस ऋग्वेद में हमें आर्यों के बारे में जो भी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक जानकारी मिलती है उसको हम ऋग्वैदिक संस्कृति कहते हैं। और इसका रचना काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। यहां तक हमने देखा कि सिंधु सभ्यता जो है उसका पतनोत्तर काल 1750 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक आया और 1500 से अगले 500 वर्षों में 1000 ईसा पूर्व तक ऋग्वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है। और ये जो काल है वो एक तरह से आर्यों के बारे में जो जानकारी देने की हम जिसकी बात कर रहे हैं वो डिपेंड है पहले वेद, प्राचीनतम वेद, सबसे महत्वपूर्ण वेद ऋग्वेद पर। तो ऋग्वेद में आर्यों के बारे में जो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक जानकारी मिलती है उसको हम ऋग्वैदिक संस्कृति कह रहे हैं और इसका रचना काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। ये विभाजन जो है वो विंटर ने किया था। उत्तर वैदिक काल की अगर हम बात करें तो ऋग्वेद को छोड़कर जो शेष 3 वेद हैं और फिर हम देखेंगे कि प्रत्येक वेद के अपने ब्राह्मण ग्रंथ है, उनकी सरल व्याख्या है, आरण्यक है, उपनिषद है। तो 3 वेद के साथ साथ ब्राह्मण ग्रंथ प्लस आरण्यक प्लस उपनिषद, इनमें हमें आर्यों के बारे में जो भी जानकारी मिलती है उसको हम सामान्यतः उत्तर वैदिक संस्कृति कह देते हैं और दोनों में बहुत सारा अंतर भी है। इसका रचना काल सामान्यतः 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, अर्थात इस समय ये कुछ एक ग्रंथ रचे गए और 1000 से 600 ईसा पूर्व का काल जो है वो उत्तर वैदिक संस्कृति का काल कहलाता है। 600 ईसा पूर्व का काल जो है उसको हम भारतीय इतिहास में दूसरे नगरीकरण का काल भी कह देते हैं। इसको गंगा घाटी के नगरीकरण का काल भी कहा जाता है। और पहला जो नगरीकरण है भारतीय इतिहास का, पहले टॉपिक में हमने देखा कि सिंधु सभ्यता को प्रथम नगरीकरण कहा जाता है। गार्डन चाइल्ड पहले विद्वान थे जिन्होंने प्रथम नगरीय क्रांति सिंधु सभ्यता को बताया। तो ये सामान्य विभाजन रहा ऋग्वैदिक संस्कृति और उत्तर वैदिक संस्कृति का। अब हम वेद जो है उनके बारे में सामान्य रूप से जानकारी लेते हैं। वेद का अर्थ क्या है और सबसे पहले हम ऋग्वैदिक संस्कृति की बात करेंगे। तो देखें, वैदिक संस्कृति के प्रतिनिधि जो है वो आर्य हैं और इसकी जानकारी हमें वेद देते हैं। वेद संख्या में 4 हैं। वेदों के संकलनकर्ता जो है वो वेद व्यास को माना जाता है। यही वेद व्यास महाभारत के भी लेखक हैं और यही वेद व्यास जो है
कृष्ण द्वैपायन व्यास भी कहलाते हैं। ब्रह्मसूत्र के भी रचयिता हैं, वादरायण भी इन्हें कहा जाता है। वेद जो शब्द है ये विद धातु से बना है और जिसका शाब्दिक अर्थ जानना या ज्ञान का भंडार होता है। अर्थात वेद जानने के अर्थ में या ज्ञान के भंडार संचय के अर्थ में यूज लिया जाता है। वेद को श्रुति भी कहा जाता है और श्रुति का अर्थ हम ये ले सकते हैं कि सुनी हुई परंपरा पर, श्रवण परंपरा पर आधारित होने के कारण। अर्थात पहले एक तरह से लेखन जो है वो नहीं होता था। गुरु ने अपने शिष्य को ज्ञान दिया, मौखिक आधार पे शिष्य ने अपने शिष्य को ज्ञान दिया। इस तरह से जो नॉलेज है वो मौखिक परंपरा पर एक ही बाद एक चलता रहता था। तो सुनी हुई परंपरा पर आधारित होने के कारण वेद जो है वो श्रुति कहलाते हैं। फिर इनका संकलन वेद व्यास द्वारा किया गया। तो एक स्थान पर संकलित होने के कारण वेदों को संहिता भी कहा जाता है। अर्थात संकलन होने के कारण संहिता भी कहलाते हैं। और क्रमशः हम चारों वेदों को अलग अलग ऋक् संहिता, यजु संहिता, साम संहिता और अथर्व संहिता भी कह सकते हैं। वेद जो है इनको अपौरुषेय भी कहा जाता है। अर्थात ये किसी पुरुष द्वारा रचित नहीं है, अर्थात सीधी देवताओं द्वारा निश्चित वाणी है। इनको देववाणी भी कहा जा सकता है। तो वेदों के अलावा हम संहिता भी कह सकते हैं, श्रुति भी कह सकते हैं और अपौरुषेय भी कहा जा सकता है। वेद कुल संख्या में 4 है। संकलन करता वेद व्यास हैं। पहला जो वेद आता है वह प्राचीनतम वेद और ईरानी ग्रंथ जैन अवेस्ता से भी उसकी समानता की जाती है। यह है ऋग्वेद। जो ऋग्वेद है उसमें कुल 10 मंडल, 1028 सूक्त और लगभग 10,500 अलग अलग संख्या मिलती है हमें, इसलिए लगभग 10,500 मंत्र हैं। इसका मतलब यह भी है कि हमें एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी यहां पे मिल सकता है कि जो मंत्र है सबसे सूक्ष्म इकाई है। मंत्रों का संकलन सूक्त में है, सूक्त का संकलन मंडल में है और मंडल का संकलन हम कह सकते हैं वेद या संहिता में। ये सबसे ब्रॉड इकाई होगी। अगर क्रम पूछा जाता है क्वेश्चन का तो भी हम अच्छे से कर सकते हैं। मंत्र, सूक्त, मंडल और संहिता। ये लाइन हमेशा कहीं ना कहीं क्वेश्चन में रहती है। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट कोई भी हो तो 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,500 मंत्र लगभग याद रखेंगे। ऋग्वेद जो है ये शब्द ऋक् प्लस वेद से बना है और ऋक् का मतलब हुआ छंदबद्ध मंत्र या छंदबद्ध मंत्रों का जो संकलन है वो ऋग्वेद में है। ऋग्वेद में माना जाता है कि दूसरे से लेकर 7वां मंडल जो है वो सबसे प्राचीन है और इन्हें विभिन्न ऋषियों के नाम से होने के कारण वंश मंडल भी कहा जाता है। दूसरे से 7वां मंडल सबसे प्राचीन है और बाद के जो मंडल है पहला, 8वां, 9वां, 10वां ये बाद में जोड़े गए हैं। इनको क्षेपक भी कहा जा सकता है, परिशिष्ट भी हम कह सकते हैं। ऋग्वेद के संदर्भ में और बात करें तो ये जो मंडल हैं इनमें जनरली हमें 2-3 क्वेश्चन मिल सकते हैं। फिर भी ऋग्वेद का जो दूसरा मंडल है वो गृत्समद ऋषि को समर्पित है। ऋग्वेद का तीसरा मंडल क्वेश्चन की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट रहेगा, विश्वामित्र द्वारा विरचित माना जाता है, इसको समर्पित है। और ऋग्वेद के तीसरे ही मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है जो सविता को समर्पित है। सविता सूर्य का एक स्वरूप माना जाता है, सूर्य की भांति प्रकाश का देवता माना जाता था ऋग्वेदिक काल में। तो तीसरे मंडल में हमें गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। तीसरा मंडल विश्वामित्र को समर्पित है और गायत्री मंत्र के रचयिता भी विश्वामित्र माने जाते हैं। ऐसी भी मान्यता है कि विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र के माध्यम से भारत का आर्यीकरण किया था। ये जो गायत्री मंत्र है ये समर्पित जो है वो सविता देवता को, या इसको संस्कृत में सवित्र भी कहा जा सकता है, तो सवित्र देवता को समर्पित माना जाता है। ये तीनों बातें अति महत्वपूर्ण है। तीसरा मंडल विश्वामित्र को, विश्वामित्र रचयिता है गायत्री मंत्र के, या गायत्री मंत्र का उल्लेख कौन से मंडल में मिलता है ये भी इंपॉर्टेंट बात है, और सविता को समर्पित है गायत्री मंत्र। चौथा जो मंडल है
वो वामदेव ऋषि को समर्पित है। पांचवा जो मंडल है अत्रि ऋषि को। छठा जो मंडल है वो भारद्वाज ऋषि को समर्पित है। सातवां जो मंडल है वो वशिष्ठ ऋषि को समर्पित है। ऋग्वेद में हमें एक युद्ध का उल्लेख मिलता है, बार बार क्वेश्चन का क्राइटेरिया भी है, दासरा के युद्ध। और दासरा की युद्ध जो परुष्णी नदी, रावी नदी के किनारे होता है, उसका उल्लेख हमें 7वें मंडल में मिलता है। तो इसमें हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये देख सकते हैं कि दासरा के युद्ध जो है उसका उल्लेख एनसीईआरटी भी कहती है कि 7वें मंडल में, कहीं कहीं हमें 8वें मंडल में भी मिलता है। थोड़ा ऑथेंटिक हुआ, दासरा के युद्ध का उल्लेख 7वें में है, गायत्री मंत्र का उल्लेख 30वें मंडल में है। 8वां जो मंडल है वो अंगिरस ऋषि को समर्पित है। और 9वां और 10वां हमेशा क्वेश्चन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण रहेंगे, एक क्राइटेरिया भी है। 9वां मंडल जो है वो सोम देवता को समर्पित है। सोम औषधि का या उत्साह का, ऊर्जा का देवता था, और सोम एक औषधि भी थी। सोमरस जो है आर्यों का प्रिय पेय भी था। तो 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। इंपॉर्टेंट लाइन है, क्वेश्चन में भी, सिंगल लाइन के क्वेश्चन में भी महत्वपूर्ण रोल रहेगा। और 10वां जो मंडल है उसमें हमेशा हमें क्वेश्चन पुरुष सुक्त का पूछा जाता है। अर्थात वैदिक काल में हम वर्ण व्यवस्था की जब भी बात करते हैं तो चारों वर्णों की सबसे पहले उत्पत्ति हमें ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सुक्त में मिलती है। ये सिंगल लाइन का क्वेश्चन भी बार बार आता है। तो औषधि का हम याद रखेंगे, दासरा के युद्ध का याद रखेंगे, विश्वामित्र का याद रखेंगे। बाकी हमें बहुत कम संख्या में क्वेश्चन मिलते हैं, अगर सुमेलित करना होगा तब भी हम कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद के बारे में और जो भी जानकारी होगी हम क्रमशः राजनीतिक, सामाजिक जो भी घटनाक्रम पढ़ेंगे उसमें हम डिटेल लिखते जाएंगे। सबसे पहले वैदिक संस्कृति में हम बात कर लेते हैं ऋग्वैदिक संस्कृति की। और ऋग्वैदिक जो संस्कृति है उसका आधारभूत ग्रंथ हो गया ऋग्वेद, अर्थात ऋग्वेद आधार है इस संस्कृति का। और जो भी डिटेल हम पढ़ रहे हैं वो इनके बारे में, आर्यों के बारे में। आर्य शब्द का अर्थ जो है उसके संदर्भ में हमें पिछली बार व्याख्याता में क्वेश्चन पूछा गया था। तो आर्य जो है ये श्रेष्ठ लोगों के संदर्भ में, श्रेष्ठ जन के संदर्भ में शब्द यूज लिया जाता है। अर्थात अच्छा आचरण करने वाले जो लोग थे वो आर्य कहलाए, और इनके विपरीत अच्छा आचरण नहीं करने वाले, वैदिक व्रत को नहीं मानने वाले, यज्ञ न करने वाले अनार्य कहलाए। दस्यु वर्ग भी कहा जा सकता है। यही जो शब्द है उसी को हम गुणों के संदर्भ में कह सकते हैं। तो आर्य शब्द जो है वो गुणवाचक है, और एक तरह से भाषाई आधार पर भी इसका अर्थ जोड़ा जाता है। आर्यों का जो मूल निवास स्थान है, इस मूल निवास स्थान के बारे में हमें जनरली सिंगल लाइन का या सुमेलित करना क्वेश्चन मिलता है, तो इसको क्लियर कर लेते हैं। अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत मिलता है आर्यों के मूल निवास स्थान के बारे में। सबसे पहला मत आता है मध्य एशिया, अर्थात आर्य भारत में मध्य एशिया से आए। और इस मत के प्रवर्तक जर्मन विद्वान मैक्स मूलर हैं। और मैक्स मूलर ने वैदिक धर्म में एक कॉन्सेप्ट हीनोथिज्म की अवधारणा भी दी थी। मैक्स मूलर ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने वेदों का अंग्रेजी अनुवाद भी किया था। मैक्स मूलर ने अपनी पुस्तक द सेक्रेड बुक ऑफ ईस्ट में खासकर पूर्वी देशों की, खासकर धर्म और संस्कृति के बारे में डिटेल दी है। तो मैक्स मूलर का मानना है कि आर्य मध्य एशिया के निवासी थे। ये एक तरह से हम यूरोपीय कॉन्सेप्ट कह सकते हैं, पूरी तरह से सही नहीं है, ऑथेंटिक भी नहीं है। पहला मत। दूसरा, पिछली बार अपना रीड का एक क्वेश्चन भी हुआ था, और आर्यों का एक मूल निवास स्थान सप्त सिंधु प्रदेश भी माना जाता है। सिंधु को सिंधु नदी कहा जाता था ऋग्वेद में, और सिंधु की सहायक नदियां और इसके साथ साथ सरस्वती जो नदी है उसका क्षेत्र सप्त सिंधु प्रदेश कहलाता था। आर्यों का प्रारंभिक निवास स्थान भी माना जाता है सप्त सिंधु प्रदेश, और इसके प्रवर्तक डॉक्टर संपूर्णानंद और डॉक्टर अविनाश चंद्र राय को माना जाता है। ये दूसरा मत हुआ। तीसरा मत जो है इसमें आर्यों को उत्तरी ध्रुव का निवासी माना जाता है, और इस मत के प्रवर्तक विद्वान बाल गंगाधर तिलक माने जाते हैं। और बाल गंगाधर तिलक जो है एक तरह से उग्रवादी नेता थे, राष्ट्रवादी नेता हैं, और इन्होंने अपनी पुस्तक द आर्कटिक ऑन
ऑफ आर्यंस में इस मत का प्रवर्तन किया है। अर्थात तिलक की पुस्तक आर्किटिक होम ऑफ आर्यंस में उन्होंने बताया कि आर्य उत्तरी ध्रुव के निवासी थे। चौथा मत, तिब्बत प्रदेश को आर्यों का मूल निवास स्थान बताने वाले विद्वान स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। और स्वामी दयानंद सरस्वती का अपने राजस्थान से भी संबंध था। इन्होंने अपनी महत्वपूर्ण पुस्तक सप्तार्थ प्रकाश का अधिकांश भाग उदयपुर में रह के लिखा था। यही दयानंद सरस्वती की अजमेर में मृत्यु हुई थी। तो इनका प्रसिद्ध ग्रंथ हिंदी भाषा का सत्यार्थ प्रकाश है और इन्होंने तिब्बत को आर्यों का मूल निवास स्थान बताया है। इसके अलावा आर्यों का एक स्थान कश्मीर भी माना जाता है। इसके प्रवर्तक विद्वान LD कल। इसके अलावा आर्यों का एक स्थान मध्य देश को भी माना गया है और इसके प्रवर्तक राज बली पांडे माने जाते हैं। तो जनरली हम देखते हैं कि जब भी सुमेलित करना क्वेश्चन होता है तो हमें इनमें से कोई भी मिल जाएगा, हम कर सकते हैं। जैसे कैसे कश्मीर मैंने जोड़ा है, खासकर दयानंद सरस्वती से भी जोड़ सकते हैं हम, खासकर मध्य एशिया में से मैक्स मुलर और सप्त सिंधु प्रदेश से संपूर्णानंद। दो महत्वपूर्ण मत है जो बार बार पूछे जाते हैं और पहले जो चार हैं वो अति महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आर्यों के मूल निवास स्थान के बारे में विद्वान एक मत नहीं है, अलग अलग अपना अपना मत बताते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि आर्य जो है सप्त सिंधु प्रदेश में जहां पे रहते थे उस समय ऋग्वेद में हमें इन नदियों के अलग अलग नाम मिलते हैं। तो ऋग्वेद में हमें अफगानिस्तान की जो नदियां हैं उनका नाम क्रमशः कुबा, काबुल नदी को कहा गया है, कुर्रम, कुर्मो नदी को नाम दिया गया है, गोमल, गोमती नदी को नाम दिया गया है। एक अफगानिस्तान में भी गोमती है, बिहार में भी गोमती नदी बहती है। और स्वास्तु, ये स्वात घाटी में स्वात नदी का नाम है। ये अपना C-टेट का क्वेश्चन हुआ। अफगानिस्तान की चार नदियों का समूह याद रखेंगे। ऋग्वेद में हमें काबुल नदी के लिए कुबा, कुर्रम, गोमल, सुवास्तु इन चार नदियों का उल्लेख मिलता है। अफगानिस्तान की इन नदियों के अलावा हमें सिंधु की सहायक और अन्य नदियों के भी नाम मिलते हैं। जैसे सिंधु नदी के लिए नाम सैंधव, इसके अलावा झेलम नदी के लिए नाम वितस्ता मिलता है और वितस्ता का और हाइडेस्पीस का युद्ध भी सिकंदर और पौरुष के मध्य हुआ था। इसके अलावा चिनाब नदी का नाम ऋग्वेद में अस्सिकनी मिलता है। व्यास नदी का नाम मरुदध्वा या विपासा भी मिलता है ऋग्वेद में। रावी क्वेश्चन की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेगा, इसका ऋग्वेदिक नाम परुष्णी है। रावी को इरावती नदी भी कहा जा रहा है। सतलज को सतुद्री कहा गया है। इसके अलावा हमें सरस्वती जो घग्गर है उसका नाम भी मिलता है। ये पवित्र नदी या नदी तमा जिसको कहा जा रहा है। इसके अलावा हम देखते हैं कि नदियों में परुष्णी क्वेश्चन की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेगा। सप्त सिंधु प्रदेश एक तरह से अस्थायी निवास के स्थान में इंपॉर्टेंट रहेगा और सबसे पवित्र प्रदेश जो था वो सरस्वती के आसपास ब्रह्मव्रत प्रदेश था, तो सरस्वती नदी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आर्यों के प्रारंभिक निवास स्थान की बात करें तो सप्त सिंधु प्रदेश था। सिंधु की सहायक नदियों का जो क्षेत्र है वो सप्त सिंधु प्रदेश कहला रहा है। ऋग्वेद में अफगानिस्तान की कुछ नदियों और भारत और पाकिस्तान की कुछ नदियों के ये नाम मिलते हैं। कुछ एक नाम हम पिकअप कर सकते हैं जो इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब ऋग्वेदिक काल में आर्यों का जो जीवन है राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक, उसकी बात कर लेते हैं।
तो इस समय हम देखते हैं कि भारतीय जो उपमहाद्वीप है वो क्रमशः अफगानिस्तान पाकिस्तान तक फैला हुआ, और इस समय जो अलग अलग नदियां हैं उनके अलग अलग नाम भी, खासकर राजस्थान में जो नदी है सरस्वती नदी, ये कंप्लीट जो प्रदेश था सिंधु और सरस्वती के आसपास का ये जो प्रदेश था वो सप्त सिंधु प्रदेश कहलाता था, और यही आर्यों का प्रारंभिक निवास स्थान था। और आर्य जो है अपने प्रारंभिक निवास स्थान के रूप में हम देखते हैं तो इनकी मुख्य प्रवृत्ति जो है वो कबीलाई या घुमंतु प्रवृत्ति होती है। कबीलाई जीवन होने के कारण अस्थायी प्रकृति के थे, एक स्थान पर रहने नहीं लगे थे, अस्थायित्व आता है। अस्थायी जो एक तरह से कबीला होता है, खासकर हम बहुत सारे आदिवासी समाज में ऋतु प्रवास जो करने वाली जाति हैं उनके संदर्भ में हम देख सकते हैं, जो बाबरी समाज है उनके संदर्भ में कह सकते हैं, तो वहां उनकी खेती नहीं होती, व्यापार बहुत कम होता है या न के बराबर होता है, तो उनकी संपत्ति का स्रोत जो है वो पशु होते हैं। तो आर्यों के भी प्रारंभिक रूप में हम मानते हैं कि उनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार पशुपालन था, और जहां भी पशुपालन की बात होती है तो वो संस्कृति अपने आप ही हम ये कह सकते हैं कि ग्रामीण संस्कृति थी। और राजा का हमें उल्लेख मिलता है तो वो राजतंत्रात्मक व्यवस्था भी कहा जा सकता है। अब देखते हैं कि ऋग्वैदिक जो सभ्यता है, ये ऋग्वैदिक संस्कृति है, उसकी बेसिक विशेषताएं होगी कि कबीलाई प्रवृत्ति की थी, अस्थायी समाज था, अर्थव्यवस्था पशुपालन आधारित है, ग्रामीण संस्कृति है और राजतंत्रात्मक व्यवस्था है। अगर हम सिंधु से तुलना करें इसी की, तो ये जो सिंधु सभ्यता है उसका समाज अस्थायी समाज था, कबीलाई नहीं था, समाज व्यापार प्रधान था, इसके साथ साथ कृषि भी ये लोग करते थे, पशुपालन तो था ही था। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो ग्रामीण की बजाय उनका जीवन नगरीय जीवन था, प्रथम नगरीकरण भी कहलाता है, और हमने देखा कि वहां पे राजतंत्र की बजाय अनुमान आधारित व्यवस्था थी, प्रतिनिधि शासन और जनतंत्र व्यवस्था। ये डिफरेंस हो सकता है जो हमारी बेसिक कोई भी क्वेश्चन आता है, कॉन्सेप्ट आधारित कोई क्वेश्चन होता है तो उसमें हेल्प कर सकते हैं ये पॉइंट। सिंधु सभ्यता में ये और ऋग्वैदिक संस्कृति की विशेषताएं मुख्य रूप से ये रहेगी। इसी में हम देखते हैं कि नंबर 1 विशेषता का रीट में हमें क्वेश्चन सब सिंधु प्रदेश का पूछा गया, इनका प्रारंभिक निवास स्थान कैसा था। तो राजनीतिक जीवन में आगे बढ़ते हैं, और सबसे पहले इस राजनीतिक जीवन में हम देखते हैं कि राजा का उल्लेख, इनका प्रारंभिक निवास स्थान हम सप्त सिंधु प्रदेश कह सकते हैं। जो राजा है उसके द्वारा जिस इकाई पे शासन होता था, सबसे बड़ी इकाई जो है वो इस काल में जन कहलाती थी। जो जन है उसका शासक या उसका मुखिया जो है राजा या राजन कहलाता था। अर्थात इस काल में सर्वोच्च इकाई राजा द्वारा शासित इकाई जन है, और जन का मुखिया राजन। इस राजन को गोप भी कहा जा सकता है, और ये जो जन है इसका लगभग 275 बार ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है। जन से छोटी इकाई विष थी, और इसका मुखिया विषपति कहलाता था। विष का उल्लेख लगभग 170 बार ऋग्वेद में हुआ है। विष से छोटी इकाई ग्राम थी, अति महत्वपूर्ण प्रशासनिक इकाई भी थी, और इसका मुखिया ग्रामणी कहलाता था। ग्रामणी जो है मुख्यतः गांव में शांति व्यवस्था स्थापित करने और राजस्व वसूली करने की जिम्मेदारी भी निभाता था, और हर काल में इसके नाम चेंज हो जाते थे, लेकिन भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रहती थी। सबसे छोटी इकाई पारिवारिक इकाई भी हम देख सकते हैं कि कुल थी, और इसका मुखिया कुल्लभ कहलाता था। अर्थात प्रशासन की इकाइयां सर्वोच्च इकाई से लेकर निम्नतम इकाई तक हमने देखा। सर्वोच्च इकाई पूछा जाए तो जन करेंगे, सबसे निम्नतम इकाई कुल या जिसका मुखिया कुल्लभ कहलाएगा। अब जो जन है इस काल में सबसे प्रसिद्ध जन का उल्लेख हमें मिलता है, तो सबसे प्रसिद्ध जन था भरत। इसके अलावा भी बहुत सारे जन मिलते हैं, और
इस भरत जन का जो क्षेत्र है वो सरस्वती और यमुना नदियों के बीच था। मुख्य रूप से ये जो क्षेत्र है यमुना और सरस्वती के आसपास का क्षेत्र वो भरत जन का क्षेत्र माना जाता था। और सरस्वती के आसपास का क्षेत्र पवित्र प्रदेश भी ऋग्वेद में कहा जाता था, क्योंकि बहुत सारे ऋग्वेद के मंत्रों की रचना इसी प्रदेश में हुई। यही ब्रह्मवृत प्रदेश कहलाता था। भरत जो है इसी नाम से अपने देश का नाम भारत पड़ा, भरत जन या भरत राजा के नाम से। तो प्राचीन काल में भारतवर्ष या भारत जो है ये अपने भारत देश का नाम था। विष्णु पुराण जो है वो भी कहता है कि समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो देश है वह भारत है, इसकी संतान भारती कहलाती है। भरत जन का जो राजा है वो शुदास था और इस शुदास का कुल या गोत्र त्रित्सु कुल आता है। ये अपने फर्स्ट ग्रेड का क्वेश्चन हुआ कि त्रित्सु जो कुल है उससे संबंधित था शुदास। प्रसिद्ध जन था भरत। और शुदास जो है इन्होंने अपने पुरोहित जो इनके पहले पुरोहित थे विश्वामित्र, इनके स्थान पर नए पुरोहित नियुक्त कर दिए वशिष्ठ को। इसलिए विश्वामित्र नाराज हो जाते हैं, अपने नेतृत्व में 10 राजाओं का एक संघ बनाते हैं और युद्ध लड़ते हैं सुदास से। कौन सी नदी के किनारे? रावी या जिसको ऋग्वेद में परुष्णी नदी कहा जा रहा है उसके किनारे। तो इस समय शुदास वर्सेज विश्वामित्र के मध्य युद्ध हुआ, जिसको दासरा के युद्ध भी कहा जाता है। ये 10 राजाओं का युद्ध था। युद्ध का कारण था पुरोहित पद, अर्थात पुरोहित पद से हटा दिया जाता है विश्वामित्र को। इसलिए इस युद्ध में एक तरह से विश्वामित्र की ओर से जो 10 राजा हैं उनमें एक तरह से 10 जन या गण माने जाते हैं। तो यह अपना एक पिछली बार सीटेट का क्वेश्चन भी था, पंचजन, जिनमें अनु, द्रुहु, यदु, तुर्वस और पुरु। और इस बार फर्स्ट ग्रेड की एक लाइन भी थी जो थोड़ी गलत पेश की गई थी। तो पंचजनों के समूह में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। अनु, द्रुहु, यदु, तुर्वस और पुरु, ये 5 जन थे जो विश्वामित्र की ओर से लड़ रहे थे। इसके अलावा 5 आर्यतर जन जो हैं वो भी विश्वामित्र की ओर से युद्ध करते हैं। अलिन, पकत, शिव, बलानश और विशासिन, ये 5 आर्यतर जन होते हैं जिनका नेतृत्व भी विश्वामित्र कर रहे थे। इस युद्ध में विश्वामित्र की पराजय होती है और शुदास की विजय होती है। शुदास और दासरा के युद्ध के आसपास हमें बहुत सारे क्वेश्चन मिल सकते हैं। दासरा के या 10 राजाओं का युद्ध है, कहाँ हुआ था? परुष्णी या रावी नदी के किनारे हुआ। क्यों हुआ? पुरोहित पद को लेकर हुआ। किन के मध्य हुआ? शुदास विश्वामित्र के मध्य हुआ। किसकी विजय हुई? शुदास की विजय हुई। शुदास का गोत्र त्रित्सु, इसका जन भरत, इस जन के नाम पर अपने देश का नाम भारत। कुछ मान्यताएं ऐसे विवरण देती है। तो राजनीतिक जीवन में इस इकाई के बाद हम बात करते हैं कि जो राजा है वो कबीले के लोगों द्वारा स्वेच्छा से अपने में से एक व्यक्ति को मुखिया चुना था, और ये जो स्वेच्छा से चुना गया मुखिया था वही राजा है। और कबीले के लोग स्वेच्छा से ही इस राजा को बलि या भेंट उपहार में देते थे। एक तरह से टैक्स नहीं था। उत्तर वैदिक काल में ये एक अनिवार्य कर बन गया, आधुनिक जीएसटी की भांति। लेकिन ऋग्वैदिक काल में बलि एक स्वैच्छिक भेंट था जो कबीले के लोगों द्वारा राजा का खर्चा चलाने के लिए दिया जाता था। और खासकर सतवत ब्राह्मण कहता है कि वैश्य अनियस्य बलिकृत है, अर्थात 4 वर्णों में वैश्य ही राजा को बलि चुकाने वाला था या कर चुकाने वाला एक तरह से वर्ण था। तो बलि जो है वो यहाँ पर भेंट है। उत्तर वैदिक काल में अपन अनिवार्य कर की बात करेंगे। राजा जो है उसको सलाह देने वाला जो अधिकारी वर्ग है वो इस समय रत्निन कहलाता था। और रत्निन में स्वयं राजा एक रत्निन होता था, और राजा के बाद सबसे महत्वपूर्ण रत्निन का पद पुरोहित। ये राजा को धार्मिक मामलों में सलाह देता था, और पुरोहित पद को लेकर एक तरह से युद्ध भी हुआ, अर्थात राजा के बाद सबसे महत्वपूर्ण पद और क्वेश्चन की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट रहेगा। पुरोहित के अलावा सेनाध्यक्ष, सेनानी जिसको कहा जा रहा है, ये भी रत्निन था। ग्रामीण अधिकारी, ग्रामणी एक तरह से ये भी रत्निन था।
अक्षपाव, पासे के खेल में सहयोगी, पालागल, मित्र, ये भी रत्निन। इसके अलावा अर्थशास्त्री, जिसको भागदूत कहा जाता था, ये भी एक तरह से महत्वपूर्ण क्वेश्चन की दृष्टि से। अर्थशास्त्री या कर संग्रह करता है, भागदूत कहलाता था, ये रत्निन में शामिल था। सबसे महत्वपूर्ण राजा के बाद पुरोहित रत्निन हुआ करता था। ये आधुनिक ब्यूरोक्रेट्स की भांति हम कह सकते हैं, सलाहकार वर्ग की भांति हम कह सकते हैं। राजा को रत्निन वर्ग के अलावा सलाह देने के लिए बहुत सारी संस्थाएं भी थी, और इन संस्थाओं या परिषदों में हम देखते हैं कि नंबर 1 परिषद आती है सभा, अर्थात जो वृद्धजन थे, जो बुजुर्ग थे, उनकी संस्था सभा कहलाती थी। इसकी समानता हम आधुनिक राज्यसभा से कर सकते हैं। सभा के बाद सबसे इंपॉर्टेंट भी और राजा पर ज्यादा नियंत्रण रखने वाली भी संस्था थी समिति। ये राजा का चुनाव कर सकती थी, राजा को पद से हटाने का अधिकार भी समिति को था, इसलिए दोनों में ज्यादा पावरफुल समिति होती थी, और समिति सामान्य जनता की प्रतिनिधि संस्था मानी जाती थी। इन दोनों का महत्व ऋग्वेदिक काल में एक तरह से हम कम कह सकते हैं, उत्तर वैदिक काल में इनका महत्व बढ़ जाता है। और तीसरी जो संस्था है वो थी विद्वत। विद्वत आर्यों की प्राचीनतम संस्था थी, और जैसा कि राजा जो है कबीलाई मुखिया होता है, उसके पास अपनी सेना को देने के लिए वेतन नहीं होता, मुद्रा का इतना ज्यादा प्रचलन नहीं था एक तरह से, तो युद्ध के लिए स्वयं सेवक का एक तरह से संगठन किया जाता था, जिसको मिलिशिया हम कह सकते हैं। तो युद्ध के दौरान जो सैनिक, जो स्वयंसेवक होते थे, उनमें और राजा में जो युद्ध में लूटी गई संपत्ति का बंटवारा होता था, वो मुख्य रूप से विद्वत में किया जाता था। ये आर्यों की प्राचीनतम संस्था भी है। केपी जायसवाल ने इसको राष्ट्रीय संस्था भी कहा है। पिछले फर्स्ट ग्रेड का अपना एक क्वेश्चन भी विद्वत पे था। इसको विद्वान धार्मिक या शैक्षिक परिषद भी कह देते हैं। तो ऋग्वैदिक काल में विद्वत महत्वपूर्ण रहेगा। राजा जो है, राजा को युद्ध में मदद करने के लिए जो संगठन है, स्वयंसेवक सैनिक है, इसको मिलिशिया कहा जा रहा है। राजा एक तरह से नगद वेतन इनको नहीं देता था। विद्वत में संपत्ति के माध्यम से ही बंटवारा हो जाता था, मिलिशिया वगैरह में। राजा जो है, इसका मुख्य काम एक तरह से हम कह सकते हैं कि अपनी प्रजा की रक्षा करना और युद्ध करना। इसीलिए आर्य जो है, सबसे पहले भारत में आरे वाले पहिए का एक तरह से रथों, युद्ध में घोड़े युक्त रथों का प्रयोग करते हैं, हथियारों का प्रयोग करते हैं एक तरह से। जहां सिंधु घाटी सभ्यता में हम देखते हैं कि जो प्रिय पशु है सिंधु वासियों का, वो एक तरह से कुबड़दार बैल था। एक सरंगी पशु भी बहुत सारी मुहरों पे हमको मिलता है। जबकि आर्यों का मुख्य व्यवसाय युद्ध करना होता है, यहाँ राजा का मुख्य काम युद्ध करना था। घोड़ा उनको युद्ध करने में हेल्प करता है, एक तरह से युद्ध को तीव्र गति प्रदान करता है, युद्ध कौशल को बढ़ाता है। तो घोड़ा इनका प्रिय पशु था। तो यहाँ कुछ एक शब्द बने, जैसे पंचजन, 5 जनों का समूह था। इस बार फर्स्ट ग्रेड की भी अपनी लाइन थी। राजा को सलाहकार, जो अधिकारी वर्ग है, उसको रत्निन कहा जा रहा है। पुरोहित सबसे महत्वपूर्ण है। राजा को सलाह देने वाली संस्थाएं क्रमशः सभा, समिति, विद्वत कहला रही है। विद्वत आर्यों की प्राचीनतम संस्था थी, और उसमें युद्ध में लूटी गई संपत्ति का बंटवारा होता था। राजा को जो कबीले के लोग स्वैच्छिक भेंट देते थे, उसको बलि कहा जाता था। और उत्तर वैदिक काल में ये बलि अनिवार्य कर के रूप में हो गया। ये अपना राजनीतिक जीवन ऋग्वैदिक काल का आया, और उत्तर वैदिक काल से और हड़प्पा से इसको हम एक तरह से अंतर भी करेंगे जब उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे। और हड़प्पा में हमने देखा कि वो नगरीय व्यापार प्रधान सभ्यता थी, जनतंत्रात्मक सभ्यता थी, जबकि ये एक तरह से राजतंत्रात्मक है, ग्रामीण है, पशुपालन आधारित सभ्यता है। तो राजनीतिक जीवन अपना कंप्लीट। इसके बाद हम बात करते हैं समाज की। और समाज जो है, इसमें हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का समाज, जहां पर मातृ सत्तात्मक सामाजिक ढांचे पे आधारित था, संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित थी, गेहूं और जो मुख्य खाद्यान्न था, खुदाई में मातृ देवी की मृण मूर्तियां ज्यादा मिली थी, इसलिए वहां सामाजिक ढांचा मातृ सत्तात्मक माना जा रहा था। व्यापार प्रधान सभ्यता भी थी, जबकि यहाँ पशुपालन प्रधान सभ्यता है, ग्रामीण सभ्यता है,
तो यहाँ सामाजिक ढांचा पितृसत्तात्मक माना जाता है। संयुक्त परिवार प्रथा का प्रचलन भी था। हड़प्पा में स्पष्ट वर्ण व्यवस्था का उल्लेख हमें नहीं मिलता, केवल वर्ण व्यवस्था के प्राक रूप में हम देख सकते हैं कि योद्धा, शिल्पी वर्ग कुछ थे, जबकि ऋग्वेद के 10वें मंडल में हमें पहली बार स्पष्ट रूप से चारों वर्णों की उत्पत्ति का विवरण भी मिल जाता है। तो यहाँ समाज में कुछ एक बदलाव आते हैं, हड़प्पा से थोड़ा सा डिफरेंट समाज भी था। तो सामाजिक जीवन में देखें कि सामाजिक जीवन जो है उसमें क्या क्या यूनिक बातें थी। यहां से हमें कुछ एक क्वेश्चन मिलते हैं, कुछ कंटेंट अपन याद रखेंगे। सबसे पहले सामाजिक ढांचा जो है वो पितृसत्तात्मक व्यवस्था पर आधारित था, क्योंकि पशुपालन आधारित संस्कृति थी, ग्रामीण संस्कृति थी। और पितृसत्तात्मक के साथ साथ हम कह सकते हैं कि संयुक्त परिवार प्रथा का भी प्रचलन था। ये सामान्य बात है, जनरली क्वेश्चन बहुत कम डिपेंड रहता है। समाज में हम देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट और बार बार क्वेश्चन का क्राइटेरिया भी है ये ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में हमें सबसे पहले चारों वर्णों की उत्पत्ति का विवरण मिलता है। ये बार बार आने वाली क्वेश्चन की लाइन भी एसएसटी के जो बच्चे खासकर रीट की तैयारी करने वाले हैं वो ध्यान दें। जनरली हमें फर्स्ट ग्रेड में तो हर बार मिला है। तो चारों वर्णों की उत्पत्ति जो है 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलती है। यहां पर विराट पुरुष, जिसको प्रजापति या ब्रह्मा भी कहा जा रहा है, इस विराट पुरुष से एक तरह से देवी उत्पत्ति सिद्धांत के तहत चारों वर्णों की उत्पत्ति मानी गई है। विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, उसकी भुजाओं से क्षत्रिय, उसकी जंघाओं से वैश्य, पैरों से शूद्र की उत्पत्ति। तो चारों वर्णों की उत्पत्ति का सबसे पहले उल्लेख पुरुष सूक्त में है। ये ऋग्वेद के 10वें मंडल की बात है और विराट पुरुष से चारों वर्णों की उत्पत्ति मानी गई है। यहाँ पे वर्ण शब्द जो है इसके दो अर्थ आते हैं। सामान्यतः पहला जो अर्थ है वो रंग से लिया जाता है, अर्थात आर्य अपने आप को गौर वर्ण के कहते थे और अनार्य जो पराजित जो लोग थे उनको काले वर्ण के कहा जाता था। तो वर्ण के आधार पर पहला अर्थ रंग है और दूसरा व्यवसाय अर्थात चयन करना, अर्थात चारों वर्णों के अपने अपने अलग अलग व्यवसाय उत्तर वैदिक काल में हो जाते हैं, जैसे ब्राह्मण का हवन इत्यादि अध्ययन करना और क्षत्रिय का युद्ध करना एक तरह से, इसके अलावा अध्ययन अध्यापन, वैश्य का कृषि पशुपालन व्यापार वाणिज्य के संदर्भ में हम कह सकते हैं। तो व्यवसाय के संदर्भ में भी वर्ण का अर्थ लिया जाता है। इसी वर्ण व्यवस्था के आधार पर समाज में हम देखते हैं कि दो प्रकार के विवाह प्रचलित थे और पहले प्रकार का जो विवाह है उसको अनुलोम विवाह कहा जाता है और दूसरे प्रकार का विवाह प्रतिलोम विवाह कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि विवाह संस्कार जो है वो उत्तर वैदिक काल में 8 प्रकार के हो जाते हैं, वहीं ऋग्वैदिक काल में 2 ही प्रकार के थे जो वर्ण पर आधारित थे। अनुलोम विवाह में उच्च वर्ण के पुरुष द्वारा निम्न वर्ण की महिला से विवाह किया जाता था, वो अनुलोम विवाह, अर्थात ब्राह्मण वर्ण के पुरुष द्वारा अपने से निम्न वर्ण क्षत्रिय वैश्य या शूद्र महिला से विवाह किया जाता है, तो वो अनुलोम विवाह का उदाहरण है। इसका उल्टा जो है वो प्रतिलोम विवाह हो जाता था, अर्थात उच्च वर्ण की महिला का विवाह निम्न वर्ण के पुरुष से है तो वो प्रतिलोम विवाह है। तो ये वर्ण के आधार पर 2 प्रकार के विवाह परंपरा प्रचलित थी, अनुलोम और प्रतिलोम। जबकि उत्तर वैदिक काल में हम पढ़ेंगे कि ब्रह्म विवाह, देव विवाह, प्रजापति विवाह, ये 8 प्रकार के विवाह प्रचलन में थे। यहाँ समाज में हम देखते हैं कि खान पान जो है वो एक तरह से शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का प्रचलन में था। एक तरह से इंडो आर्यंस पुस्तक राजेंद्र लाल मित्र में उन्होंने ये लिखा है कि आर्य जो है वो गोमांस का सेवन भी करते थे, जैसा कि जो यूरोपियंस लेखक हैं वो एक तरह से अपने संदर्भ में इसका समर्थन करते हैं इस वाक्य का। तो इंडो आर्यंस पुस्तक जो है वो इस मत को एक तरह से काटती है, इस अपने मत का समर्थन करती है, आर्यों का समर्थन करती है। शाकाहारी और मांसाहारी के साथ साथ हम देखते हैं कि सूती और ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र प्रचलित थे। जो दहेज है, कन्याधन है, उसको वहतु कहा जाता था। वास कमर के नीचे पहने जाने वाले वस्त्र थे
कमर के ऊपर अधिवास और पगड़ी को उष्णीय कहा जाता था। निष्क जो है वो गले का आभूषण भी माना जाता था, जो उत्तर वैदिक काल में एक तरह से एक सिक्के के रूप में भी प्रचलन में आता है। यहाँ समाज में हम देखते हैं कि जाति व्यवस्था जो है वो कर्म आधारित थी, अर्थात जो जैसा कर्म करता था वैसी उसकी जाति होती थी। उत्तर वैदिक काल में ये जाति व्यवस्था जो है वो जन्म आधारित हो गई, अर्थात जो जिस वर्ण में जाति में जन्म ले लेता है वही उसकी जाति हो जाती थी। ऋग्वेद के एक मंत्र में एक ऋषि कहता है कि मैं मंत्र दृष्टा हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं, मेरी माता उत्पल प्रक्षिणी है, अनाज पीसने वाली है, फिर भी हम अलग अलग व्यवसाय करते हैं, एक स्थान पे रहते हैं। तो कर्म आधारित व्यवस्था के संदर्भ में ऋग्वेद में हमें उल्लेख मिलता है। मनोरंजन के साधन के तौर पर देखें तो मनोरंजन के साधन के तौर पर एक तरह से शिकार, पशुओं की लड़ाई ये प्रचलन में थी। जहां हमने सिंधु सभ्यता की बात की वहां मातृशतात्मक ढांचा था, चारों वर्णों की बात स्पष्ट वहां पे नहीं थी, 4 वर्ग जरूर थे। विराट पुरुष की कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं होती। वहां विवाह संस्कार वगैरह जो है उसके संदर्भ में हमें ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है, जबकि यहाँ पे वर्ण के आधार पर अनुलोम और प्रतिलोम विवाह संस्कार के संदर्भ में हमें विशेष जानकारी मिलती है। इसके अलावा कुछ वस्त्रों के नाम भी वास, अधिवास, उष्णीय के संदर्भ में आते हैं। कर्म आधारित व्यवस्था भी यहाँ पर एक नवाचार था सामाजिक जीवन में। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो समाज है, खासकर ऋग्वैदिक समाज खुला समाज है और उसमें महिलाओं की स्थिति जो है वो सम्मानजनक थी। एकमात्र इसी समय हम लिखते हैं कि महिलाओं की स्थिति सम्मानजनक होती है, क्योंकि बहुत सारी जो कुरीतियां हैं वो समाज में प्रचलित नहीं थी, तो कुरीतियों से मुक्त समाज होता है। दूसरा, जो महिलाएं हैं उनको शिक्षा प्राप्त करने का, खासकर उपनयन संस्कार का अधिकारी माना जाता था। महिलाओं को सभा और समिति में भाग लेने का भी अधिकार था, संपत्ति की भी अधिकारी मानी जाती थी, इसलिए महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। और बहुत सी विदुषी स्त्रियों ने ऋग्वेद के बहुत सारे मंत्रों की रचना भी की। तो इस समय की विदुषी स्त्रियों के बारे में हमें जानकारी मिलती है कि घोषा, अबाला, विश्वारा, सची, पौलोमी, काक्षावृत्ति, बहुत सारी विदुषी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है। अगर ये याद नहीं भी रहता है तो हम गार्गी और मैत्रेयी को उत्तर वैदिक काल की महिलाओं को याद रख के भी कोई भी क्वेश्चन है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो ये विदुषी महिलाएं थी और महिलाओं की स्थिति इस समय सम्मानजनक मानी जाती है। तो ये अपना सामाजिक जीवन हुआ और आगे के स्टेप पर हम आर्थिक और धर्म के बारे में बात करेंगे। इससे पहले मैं एक शब्द क्लियर कर देता हूं कि जो सरस्वती के आसपास का जो प्रदेश था वो ब्रह्मव्रत प्रदेश कहलाता था। और ब्रह्मव्रत प्रदेश जो है वो पवित्र प्रदेश भी था, क्योंकि यहाँ ऋग्वेद के कुछ मंत्रों की रचना भी हुई। ये अपने 3rd ग्रेड का क्वेश्चन था। तो सरस्वती के आसपास का प्रदेश ब्रह्माव्रत प्रदेश कहलाता है, जबकि सिंधु और उसकी सहायक नदियों का प्रदेश जो है वो सप्त सैंधव प्रदेश कहलाता है ऋग्वैदिक काल में। एक हमने बात की शब्द की, पंचजन की, जो अपना सीटेट का भी क्वेश्चन था, और इस बार 1st ग्रेड में भी हमें एक बड़े क्वेश्चन में एक गलत लाइन भी मिली। तो पंचजन जो है उसमें हमने ये लिखा कि अनु, द्रुहु, यदु, तुर्वश और पुरु। जब हम उत्तर वैदिक काल की बात करते हैं तो वहां एक जनपद पढ़ते हैं कुरु, जबकि यहां पर एक जन था पुरु। और दासरा के युद्ध में पुरु जनपद का एक राजा पुरुकुत्स युद्ध करता हुआ मारा जाता है और इसमें सुदास की विजय हुई थी। तो पंचजनों में अनु, द्रुहु, यदु, तुर्वश और पुरु हैं। हमें ऐसा भी क्वेश्चन मिल सकता है कि इनमें से कौन सा पंचजन में शामिल है या नहीं है, इस संदर्भ में क्वेश्चन। इसके अलावा आर्यतर जन, अलिन, पकत, शिव, बलानश, विशासन लिखे। हमने ये भी लिखा कि भरत जो जन था इसका प्रदेश मुख्य रूप से सरस्वती और यमुना नदियों के बीच था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आगामी। भरत जन जो है वो प्रसिद्ध जन था ऋग्वैदिक काल का, जबकि उत्तर वैदिक काल का प्रसिद्ध जनपद पांचाल हो जाता है। भरत जन का राजा सुदास और उसका कुल त्रित्सुक या उसको गोत्र भी कहा जा सकता है। तो आज हमने राजनीतिक, समाज और वैश्विक विशेषताओं के बारे में पढ़ा, और आगे के वीडियो में हम धर्म और अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। हमारे
चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। हम अभी जो वीडियो ले रहे हैं उनमें खासकर जो रीड के जो टॉपिक हैं उनके अकॉर्डिंग थोड़ा सा चल रहे हैं, ताकि जो बच्चे हैं वो ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित हों। और इसके अलावा इतिहास के लगभग सभी टॉपिक के क्वेश्चन और वीडियो जो हैं वो समय समय पे अपडेट करते रहेंगे।